मेरा ख्याल है वक्त के बदलावों के मद्देनजर भ्रष्टाचार पे भी हमें एक चैप्टर रखना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हर मीटिंग में आप इसी बात की रट लगाए रहते हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। हमारे सिलेबस में कुछ तो ऐसा हो जो हमारे वक्त रिलेवेंट हो। और क्या होगा इस चैप्टर में? करप्शन कैसे किया जाता है, इसका मेथड क्या है? क्या बच्चों को भ्रष्टाचार करना सिखाना है? अरे साहब, करप्शन की हमारे एजुकेशन में रेलेवेंसी क्या है? आप एक बात बताइए, हमारे सिलेबस में जो अभी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनकी रिलेवेंस क्या है? अरे इससे ये पता चलता है कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुंचे हैं। मानव सभ्यता का विकास। कम ऑन, हम आपकी हिस्ट्री क्लास नहीं लेना चाहते। उसी विकास की जाता जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं। उसमें आपको ये जरूरी नहीं लगता कि बच्चे ये भी जाने कि वो आज किस तरह के वक्त से होकर गुजर रहे हैं। मैं कोई करप्शन के मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि हमारे विकास की यात्रा का करप्शन कैसे आज एक कितना बड़ा मुद्दा हो गया। हर बात पर हमारे वक्त के घोटाले और स्कैम का जिक्र चलाता है। इन्हें कैसे हम नकार सकते हैं? तो इससे क्या सीख मिलती है? यही कि यही हमारा वे ऑफ लाइफ है। तो बच्चों, इसके लिए तैयार रहो और अपनी कमर कस लो, राइट? नहीं, लेकिन इसे जान के फायदा जरूर होगा। जैसे कि ब्रिटिश रूल के बारे में जानने से हमारी आजादी का पता चलता है आजादी की कीमत का, ताकि हम उसे संजो के रख सकें, उसकी कद्र करें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या पॉइंट है आपका? यही कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं और जो आज की हकीकत है, उसमें जमीन और आसमान का फासला है। तो आपके हिसाब से करप्शन के एक चैप्टर से यह फासला मिट सकता है? क्या वाहियात ख्याल है, रिडिकुलस। करप्शन पे एक चैप्टर, ये करके हम चाह क्या रहे हैं? ऐसा पाठ पढ़ा के हम बच्चों को किस चीज के लिए इंस्पायर कर रहे हैं? जिंदगी का पाठ है। हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है उसे जानने का पाठ है, और उसे ठीक कैसे करना है उनके तरीकों का पाठ है। आपको क्या लगता है, गलत हरकतों की कहानियों से कुछ सीखा जा सकता है? लालच, ग्रीड के किस्सों से कुछ सीखा जा सकता है? बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है कि कैसे इसने हमारे मूल्यों और वैल्यूज को उधेड़ के ही रख दिया, कैसे इसने हमारे अंदर की सच्चाई को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। ये एक बदलाव हो सकता है। हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं जो इस बीमारी और इस बुराई से नफरत करती है, क्योंकि हमें भविष्य के लिए एक आशावादी और एक पॉजिटिव नजरिए को जिंदा रखना। ठीक है, आपके सुझाव, आपके तर्क नोट किए जा चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी एजुकेशन सिस्टम को इसकी अच्छाइयों के भरोसे छोड़ देना चाहिए। कम से कम हमारा एजुकेशन सिस्टम तो स्कैम और करप्शन से आजाद ही रहे तो अच्छा है। आपको लगता है कि ये इन सबसे आजाद है? जो भी कदम उठाए गए उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना था। और जो मेरे ऊपर ये आरोप लगे हैं वो मेरे विरोधियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले मेरे इस पक्ष को ध्यान में रखा जाए। अदालत इस बारे में विचार करेगी।
आप राकेश मोहन हैं? यस सर। कोर्ट को बताएं कि आप इस रिट के जरिए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये सारे बंडल्स प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती के रिजल्ट्स हैं जो मैनिपुलेटेड हैं और फर्जी हैं। सरकार की ओर से मुझे 2200 टीचर्स की रिक्रूटमेंट के मैनिपुलेटेड और फर्जी रिजल्ट्स दिए गए और उन्हें अनाउंस करने के लिए कहा गया, लेकिन सर मैंने ऐसा नहीं किया और उन्हें सेफ कस्टडी में रखा। सही रिजल्ट्स दिसंबर 99 में ही तय हो चुके थे जो मेरी ऑफिस की अलमारी में बंद थे। मुझसे पहले जो डायरेक्टर थे उन्होंने उसे सील बंद कर दिया था। 16 सितंबर 2000 को मैंने उसे खोला और उन्हीं रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया था सर। अगर मैं सही समझ रहा हूं मिस्टर राकेश मोहन, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार आपसे फर्जी रिजल्ट्स अनाउंस करवाना चाह रही थी। आपने ऐसा नहीं किया, सरकार की बात नहीं मानी, आपने वो किया जो सही था। ये तो एक स्कैम हुआ। यस सर, और ये सब हुआ है 2000 में। और आप इस मामले को आज उठा रहे हैं 2003 में, 3 साल बाद। सर, पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट मुझे काफी परेशान करती आई है। मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, FIR फाइल किए गए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज बिठाई गई है। मैं उनके इस प्लान, इस स्कैम का हिस्सा नहीं बना, इसलिए उन्होंने मुझे निशाना बनाया। मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है सर, लेकिन मैं फिर भी इन सब से लड़ता रहा। लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो मैं कोर्ट में आया ताकि पूरा देश जान सके कि ये सरकार कैसे काम कर रही है। और ये वो फर्जी परिणाम है जो सरकार आपसे अनाउंस करवाना चाह रही है। जी सर, मैंने ऐसा नहीं किया, उनके सामने घुटने नहीं टेके, उसी का भुगत रहा हूं सर। राकेश मोहन, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिनका कहना है कि उन पे राज्य के 22 जिलों में 2200 टीचर्स की रिक्रूटमेंट की मैनिपुलेटेड फेक लिस्ट रिलीज करने का दबाव डाला गया, जो कि उसने नहीं किया। और उसने अलमारी में सील्ड सही रिजल्ट्स को 16 सितंबर 2000 को रिलीज कर दिया। और इसीलिए राकेश मोहन को विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस केस को ठीक से समझने के लिए हमें राकेश मोहन से मिलना पड़ेगा। सन 2000 में हुए घोटाले की दस्तक शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने सन 2003 में दी। उन्होंने अदालत में एक रिट एप्लीकेशन डाली और इसकी जांच का जिम्मा देश की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। सर, राकेश मोहन के खिलाफ स्टेट के सेक्टर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है। वो सरकार के इसी हरासमेंट की बात कर रहा था। विक्रम, एक काम करो, तुम FIR की सारी डिटेल्स निकलवाओ, तब तक हम राकेश मोहन से बात करते हैं। राइट सर। मैंने जुलाई 2000 को डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के तौर पर ज्वाइन किया था। मिस्टर मोहन, ये जो फर्जी लिस्ट है जिसे आपने अदालत में पेश किया है, ये लिस्ट सरकार ने आपको कब दी? सितंबर 2000 में सरकार ने फर्जी रिजल्ट्स को तैयार किया था। अब सही रिजल्ट्स मेरे ऑफिस की अलमारी में सील बंद थे। तो 16 सितंबर 2000 को मैंने सही सील बंद रिजल्ट्स को डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिसर्स और 4 जिला अधिकारियों की मौजूदगी में खोला था। अश्विन जी, नारायण जी, मनोज जी, राजेश जी, ये मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता मुझ पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी का इल्जाम लगे।
वही वो सही रिजल्ट थे जो हमने स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को अनाउंस करने के लिए भेजा था और 3 अक्टूबर 2000 को अखबार में छप गए थे। मिस्टर राकेश, जब आपने रिजल्ट्स को खोला उस समय आपके अलावा वहां और कौन कौन मौजूद था? डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के सुपरिटेंडेंट देवेंद्र सिंह, मेरे सेक्रेटरी मुकेश शास्त्री और 4 जिलों के शिक्षा अधिकारी यशविन हरजाई, नारायण खेमका, मनोज ललवानी, राजेश गुप्ता। वो फर्जी लिस्ट जिसे राकेश मोहन ने अदालत में पेश किया है, चलो हम उसे ए लिस्ट कहते हैं, और उसके मुताबिक जो जेन्युइन लिस्ट है उसे हम बी लिस्ट कहेंगे, जो अलमारी में सील बंद थी और जिसे राकेश मोहन ने 16 सितंबर 2000 को बाहर निकाला और रिलीज किया। इसका मतलब यह है कि अब हमें बी लिस्ट को हासिल करना है। सर, वो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पास होनी चाहिए। मिल रहा है, काम करो, वहां फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि हमारे हैं, लेकिन हाँ, हमारे आने की वजह मत बताओ। सर, सर, राकेश मोहन के खिलाफ स्टेट के सेक्टर पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सर करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। और राकेश मोहन का दावा है कि ये सब कुछ उसे हरास करने के लिए किया जा रहा है। सर, हाँ, मिल रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के सुपरिटेंडेंट देवेंद्र सिंह से कल सुबह की मीटिंग फिक्स हो गई है। गुड। सबसे पहले हमें बी लिस्ट को हासिल करना है, जो कि राकेश मोहन के हिसाब से जेन्युइन लिस्ट है। फिर इन दोनों लिस्ट को टैली करने के बाद ही हम जान पाएंगे कि ए लिस्ट फर्जी है या नहीं। उसके बाद ही हम गवर्नमेंट पे केस दर्ज करने के बारे में सोच सकते हैं। विक्रम, इन द मीन टाइम मैं चाहता हूं कि तुम टीचर्स के रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स बाहर निकालो। इंटरव्यूज कब हुए, कहां हुए, कितने एप्लीकेंट्स थे, मुझे सारी की सारी डिटेल चाहिए। सर, यस सर, टीचर्स रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स 3 अक्टूबर 2000 को अखबारों में अनाउंस किए गए थे। 2200 टीचर्स। जी। फिर उन रिजल्ट्स को जुलाई 2000 में सील बंद कर दिया गया और 16 सितंबर 2000 को सील बंद अलमारी को खोला गया और लिस्ट रिलीज कर दी गई। यस सर। मिस्टर देवेंद्र, मुझे वो सिलेक्शन लिस्ट चाहिए। सर, हार्ड कॉपीज तो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में होगी। जानता हूं, मैं सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूं। एंड आई एम श्योर सॉफ्ट कॉपी तो आपके ऑफिस में जरूर होगी। मिस्टर देवेंद्र, इस हार्ड डिस्क को हमें अपनी कस्टडी में लेना होगा। क्यों सर? वारंट है मेरे पास, दिखाऊं? मिल रहा है, इसे एनालिसिस के लिए एफएसएल भेज दो। यस सर। सर, डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट नवंबर 1999 में अनाउंस की थी, अखबारों में इश्तिहार के जरिए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? हाँ सर, आमतौर पे ये काम सर्विस सिलेक्शन कमेटी करती है, पर यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने किया।
सर ये हाई लेवल डिसीजन था जो सितंबर 1999 में लिया गया था। 2200 प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट का इश्तेहार नवंबर 1999 में अखबारों में आया। और इंटरव्यूज कब लिए गए? सर स्टेट के 22 जिलों में से 7000 एप्लीकेशंस आई। और सर इंटरव्यू दिसंबर 1999 के पहले और दूसरे हफ्ते में लिए गए और सर तीसरे हफ्ते तक रिजल्ट तैयार थे। यानी कि रिजल्ट्स जो कि बी लिस्ट है, राकेश मोहन के हिसाब से जेन्युइन लिस्ट जिसे अलमारी में सील बंद रखा गया, और ए लिस्ट जिसे राकेश मोहन फर्जी कह रहा है, वो उसे सितंबर 2000 में दी गई इस ओरिजिनल बी लिस्ट से बदलने के लिए, जो कि राकेश मोहन ने नहीं किया। विक्रम, अब हमें यह पता लगाना है कि ए लिस्ट जिसे अदालत में राकेश मोहन ने पेश किया वो कहां बनी है, कब बनी है, और बी लिस्ट कहां बनी है जो राकेश मोहन के हिसाब से असली लिस्ट है। मिस्टर मोहन, ए लिस्ट यानी कि फर्जी लिस्ट आपको किसने दी? बीएन सैनी के पर्सनल कंसल्टेंट कमलेश सिंह और ऑफिसर इंचार्ज ब्रजेश्वर लाल। इन दोनों ने सितंबर 2000 को मुझे फर्जी लिस्ट अनाउंस करने के लिए दी, लेकिन मैंने उसे दबा कर रखा और उनकी एक नहीं सुनी। राकेश मोहन झूठ बोल रहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उस पर केस किया तो खुद को बचाने के चक्कर में सरकार पे कीचड़ उछाल रहा है। अदालत और आप लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसे आप लोग ए लिस्ट कह रहे हैं, जो राकेश मोहन ने अदालत में पेश की है, ऐसी कोई लिस्ट बनी ही नहीं। अगर असल में कोई लिस्ट बनी है तो वो है जिसे अनाउंस किया गया था, जिसे आप लोग बी लिस्ट कह रहे हैं, जो आपको डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के हार्ड डिस्क से मिली है। वही जेन्युइन लिस्ट है जिसे 16 सितंबर को रिलीज किया। थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि क्या सच में कोई ए लिस्ट बनी थी? क्या राकेश मोहन अदालत और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहा था? क्या सच में वो एक विसिल ब्लोअर ही था, या फिर इस सब के पीछे उसका अपना कोई स्वार्थ था? अब ए लिस्ट सही है या बी, ये तो दोनों को टैली करने के बाद ही पता चलेगा। राइट सर, जो फेक लिस्ट है उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो उसे पहले से अलग करता हो, या उनके बीच कोई ऐसा फर्क होगा जो तुरंत पकड़ में आएगा। राइट। कैंडिडेट्स तो सेम है, लेकिन जिनका सिलेक्शन ए लिस्ट में हुआ है वो बी लिस्ट में सिलेक्टेड ही नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों में से एक तो फर्जी है। राकेश मोहन ए लिस्ट को फर्जी कह रहा है, ब्रजेश्वर और कमलेश कह रहे हैं कि ऐसी कोई लिस्ट बनी ही नहीं, लेकिन राकेश मोहन और बाकी सब उसी लिस्ट को असली कह रहे हैं जिसे राकेश मोहन ने अनाउंस किया। सर राकेश मोहन ने जिस लिस्ट को सील अलमारी में से बाहर निकाला और कहता है कि वही लिस्ट सही है, सर मुझे उसी में गड़बड़ लगती है। सर रिक्रूटमेंट के लिए हर कैंडिडेट को सर 20 में से नंबर दिए गए। बी लिस्ट जिसे सितंबर 2000 में रिलीज किया गया और कहा गया कि वही लिस्ट सही है, सर उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये देखिए 17, 18, 17, 17 सब जनरल कैटेगरी के लोगों को इसी तरीके के नंबर दिए गए। और सर रिजर्व कैटेगरी को ये देखिए 8, 9, 7, 9 इसी तरीके के नंबर दिए गए। ये तो एक पैटर्न है, पैटर्न जिसे कुछ खास लोगों की तरफदारी के लिए बनाया गया। बी लिस्ट को ही राकेश मोहन, यहाँ तक कि ब्रजेश्वर और कमलेश सिंह भी सही बता रहे हैं। मिल रहा है ए लिस्ट के रिजल्ट्स। सर यहाँ कैंडिडेट्स के मार्क्स काफी नॉर्मल है। सर ये देखिए 5, 7, फिर 11, 11 से फिर 14, फिर ये 6, 8, 4, 13 और इसी तरह आगे भी है। अब यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। इंटरव्यू में जिस तरह नेचुरली मार्क्स दिए जाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राकेश मोहन हमें बना रहा है, ए को फर्जी कह के और बी को जेन्युइन कह के। सर कोई ना कोई मकसद जरूर छुपा है। मकसद तो है।
अब यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि ए और बी लिस्ट कब कब बनी। विक्रम, उसके बाद ही हम इस केस में आगे बढ़ पाएंगे। हेलो, हाँ शमीम। हार्ड डिस्क की लिस्ट को स्कैन किया है। इसे सितंबर 2000 में बनाया गया था और ये बी लिस्ट दिसंबर 1999 में नहीं बनी थी। इसे 13 सितंबर 2000 को SLL कंप्यूटर्स में बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 में। थैंक्स सर। SLL कंप्यूटर ने बी लिस्ट बनाई थी और सितंबर 2000 में, ना कि दिसंबर 99 में। Are you sure? सर इसका मतलब है राकेश मोहन हमसे झूठ बोल रहा है। मिलरॉय, are you sure? शमीम ने यही कहा। यस सर, वो थोड़ी देर में रिपोर्ट्स फैक्स करने वाला है। बी लिस्ट जिसे राकेश मोहन ओरिजिनल होने का दावा कर रहा है। तो ये फेक लिस्ट है। I see. तो राकेश मोहन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विक्रम, पता करो कि कहां है ये SLL कंप्यूटर्स। सर सर, आप जिस बी लिस्ट की बात कर रहे हैं वो हमारे ही सेंटर में सितंबर 2000 में तैयार हुई थी। और ये ए लिस्ट? सॉरी सर, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एक बात तो तय है कि एक लिस्ट दिसंबर 99 में बनी है और दूसरी सितंबर 2000 में। अब इन दोनों में से कौन सी फर्जी है, वही इस मामले की असली कड़ी है और वही बता पाएगी कि आखिर ये घोटाला है क्या। सर एक बार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में चेक करते हैं जहां से ये लिस्ट रिलीज हुई थी। पर विक्रम, वहां से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? टीचर्स की रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन को रिसीव करने का जिम्मा इन्हीं लोगों का था। सर हो सकता है हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जो कहीं और से पता ना चला। You're right, विक्रम। एक बार वहां भी कोशिश करके देख लेते हैं। हमें लिस्ट 17 सितंबर 2000 को मिली। हमने उसे कंपाइल किया और 3 अक्टूबर 2000 को न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया। ये देखिए, ये उस लिस्ट का गेट पास। हमारे ऑफिस में कुछ भी सामान आता जाता है उसका गेट पास बनाया जाता है। मिस्टर प्रीतम, दिसंबर 99 में जब एप्लीकेशंस आई थी तब आप ही के डिपार्टमेंट ने एंट्री फॉर्म्स को कलेक्ट भी किया था और सॉर्ट आउट भी किया था। Am I right? राइट सर। इस समय हमारे पास रिजल्ट्स की 2 लिस्ट हैं, ए और बी। ए लिस्ट, जिसे इस समय के डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मिस्टर राकेश मोहन ने अदालत में इस दावे के साथ पेश किया है कि वो लिस्ट फेक है, फर्जी है और वो लिस्ट उन्हें सरकार ने दी थी घोटाला करवाने के मकसद से। राकेश मोहन का यह भी कहना है कि उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी और अपनी अलमारी में सील बंद जेन्युइन लिस्ट, बी लिस्ट, उसे उन्होंने 16 सितंबर 2000 को रिलीज किया और आपको भेजा। और आपको उल्टा लगता है, ए लिस्ट जेन्युइन है और बी फेक। हमें लग रहा है कि यह बहुत बड़ा रैकेट है। बी लिस्ट, जिसे राकेश मोहन जेन्युइन और दिसंबर 1999 का बना हुआ कह रहे हैं, फॉरेंसिक एविडेंस के मुताबिक वो सितंबर 2000 की बनी हुई है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ए लिस्ट कब बनी थी। देखिए, ए लिस्ट कब बनी इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक जरूर था कि 16 सितंबर 2000 को खुले बी लिस्ट से पहले भी एक लिस्ट और थी। और मिस्टर प्रीतम, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर देवेंद्र सिंह ने 25 अगस्त 2000 को सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म्स निकलवाए थे। देवेंद्र जी, जरा अपने डिपार्टमेंट से फास्ट काम करने को कहिए ना। हमने तो सारे एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिए और गीता जी ने तो जुलाई में हमसे कहा था कि ये रिजल्ट्स जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएं। टाइम तो लगता है ना प्रीतम जी, 1-2 नहीं, पूरे 2200 टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। काम लगातार चल रहा है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इन्हें लिस्ट से टैली करना बाकी रहा है, हो जाएगा। मिस्टर देवेंद्र सिंह टैली करने के लिए सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स ले गए। 1 मिनट, ये उनका गेट पास उनके सिग्नेचर के साथ। सर 25 अगस्त 2000 को देवेंद्र सिंह लिस्ट के साथ टैली करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेके गया था। सर इसका मतलब है 16 सितंबर 2000 से पहले कोई लिस्ट थी जो एग्जिस्ट करती है। सर ये ए लिस्ट हो सकती है, जेन्युइन लिस्ट। मिस्टर प्रीतम, गीता जी कौन है? गीता सिकल
वो राकेश मोहन जी से पहले डायरेक्टर थे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रीतम। यू वेलकम। मुझे सच में कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा ये मानना है कि ए लिस्ट ही जेन्युइन लिस्ट थी और अलमारी में भी ए लिस्ट ही सील बंद थी, जिसे बहुत ही चतुराई के साथ बी लिस्ट के साथ बदल दिया गया। मिस्टर देवेंद्र, जरूरत पड़ने पर हम आसानी से अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं और आपको यहां से ले जा सकते हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ सच बताएं। सर, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरे पास इतना पावर नहीं है कि। लेकिन हमारे पास बहुत पावर्स है मिस्टर देवेंद्र। बताइए, वो लिस्ट कहां बनी थी? सर, दिसंबर 1999, RNS कंप्यूटर्स, विवेक बहल। ओह, तो यहां है घोटाला। RNS कंप्यूटर्स। आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारे सेंटर में दिसंबर 1999 में बनी थी। कौन सी डेट को? एक मिनट। 27 दिसंबर 1999 को हमने इस ए लिस्ट को कंपाइल किया और उसके बाद में मनोहर पांडे, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिस में भेज दिया। ये मिस्टर मनोहर पांडे, ये गीता सिकंद से पहले के डायरेक्टर थे, राइट? जी हाँ सर। मिस्टर बहल, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए मुझे आपकी हार्ड डिस्क को अपनी कस्टडी में लेना होगा। अब हमारे पास पुख्ता सबूत है कि राकेश मोहन झूठ बोल रहा है। ए लिस्ट ही जेन्युइन है और बी फर्जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि राकेश मोहन ऐसा कर क्यों रहा है। सर, मनोहर पांडे से कल मिल सकते हैं उसके घर पर। विक्रम, एक काम करो, इस मनोहर पांडे का सारा बैकग्राउंड बाहर निकालो। सर, ये मनोहर पांडे अप्रैल 2000 तक डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन थे। उसके बाद उनका तबादला हो गया और इस बीच गीता सिकंद डायरेक्टर थी। सर, मनोहर पांडे का सर्विस रिकॉर्ड बेदाग है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और इनकरप्टेबल सर। अब मुझे यकीन होता जा रहा है विक्रम, ए लिस्ट ही जेन्युइन लिस्ट है। ए लिस्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसे राकेश मोहन ने फेक लिस्ट कहकर पेश किया, वही ओरिजिनल और जेन्युइन रिजल्ट लिस्ट है। बी लिस्ट फर्जी हो सकती है। मिस्टर पांडे, अगर आप सब कुछ जानते थे तो आप ही ने उस लिस्ट को रिलीज क्यों नहीं कर दिया? मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सूचित किया था, लेकिन वो इसे रिलीज नहीं करना चाहते थे। और इससे पहले कि मैं कुछ करता, मेरा तबादला हो गया और मेरी जगह गीता सिकंद आ गई। लेकिन गीता सिकंद ने भी ए लिस्ट को रिलीज नहीं किया। इसका जवाब तो वो ही दे सकती हैं। जहां तक मैं जानता हूं, ए लिस्ट ही जेन्युइन लिस्ट है। डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर मनोहर पांडे ए लिस्ट को रिलीज करना चाहता है, लेकिन उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। उसके बाद उसकी जगह गीता सिकंद पद संभालती हैं, लेकिन ए लिस्ट फिर भी रिलीज नहीं होती। उसके बाद एक तीसरा डायरेक्टर राकेश मोहन पद संभालता है और एक नई ही लिस्ट रिलीज करता है, बी लिस्ट। और फिर 3 साल के बाद वो आके ये कहता है कि ए लिस्ट फर्जी है, जो गवर्नमेंट ने उसको दी थी रिलीज करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जबकि बाकी सभी अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई लिस्ट थी ही नहीं। सर, दाल में कुछ काला नहीं मिल रहा है। यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। सर, गीता सिकंद कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है, वो हमसे कल मिल सकती है। गुड। जी हाँ, मैंने अप्रैल 2000 में मिस्टर मनोहर पांडे के बाद पद संभाला और जुलाई 2000 में मुझे रिलीव कर दिया गया। अप्रैल से जुलाई 2000 यानी कि 4 महीने। क्या मैं जान सकता हूँ 4 महीने ही क्यों मैम? क्योंकि मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया था। आप थोड़ा और खोल के बताएंगी? जैसे ही मैंने अप्रैल 2000 में ऑफिस ज्वाइन किया, मुझे और मेरे कलीग्स प्रदीप कुमार जो इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट में थे और दीपांशु दे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, हम तीनों को
एक मीटिंग के लिए बुलाया गया मिस्टर कमलेश सिंह के साथ। और किस बारे में थी ये मीटिंग? एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? नो आइडिया। पर्सनल कंसल्टेंट ने बुलाई है मीटिंग। गीता जी, आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स के रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन लिस्ट है? जी हाँ, 2200 टीचर्स सिलेक्ट की गई थी। वो लिस्ट है हमारे पास। दरअसल सरकार उस लिस्ट से नाखुश है। मैं कुछ समझी नहीं। वो लिस्ट तो 22 जिलों की डिस्ट्रिक्ट कमिटीज ने इंटरव्यूज के बाद तैयार की थी। हाँ, वो लिस्ट तो एकदम सही लिस्ट है। और पहले के डायरेक्टर मिस्टर मनोहर पांडे ने उस लिस्ट को रिलीज करने की बात भी की थी। मैं समझता हूं, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लगता, इसलिए उस लिस्ट पे दोबारा विचार करना चाहती है। आप खुलकर बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं? गीता जी, प्रदीप जी, दिवांशु जी, आप लोग सीनियर ऑफिसर हो। मुझे नहीं लगता ये समझने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी। आप जरा खुलकर बताएंगे तो समझने में आसानी होगी। खुलकर बोले तो लिस्ट बदलनी है और नई लिस्ट बनानी है। क्यों? हम जिनको रिक्रूट करना चाहते हैं उनके लिए। ये तो घोटाला है। आप सरकार के लिए काम करते हैं या सरकार के खिलाफ? उसके बाद जो भी हुआ, हमने जो भी देखा और सुना, मैं आपको सब सच सच बता सकती हूँ। लेकिन क्या आप में हिम्मत है सच को सामने लाने की, दोषियों को सजा दिलवाने की? हमें पहले ये तो पता चले कि दोषी कौन है और सच क्या है। पहले हमें लगा कि इस घोटाले की सारी प्लानिंग ब्रिजेश्वर लाल और कमलेश सिंह कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जा रहे थे। पर हमें सबसे बड़ा शौक तब लगा जब वहां राम कुमार सैनी आए। राम कुमार सैनी, बीएन सैनी का भतीजा? ये सरकार का डिसीजन, लिस्ट बदली जाएगी। अभी जो आप लोगों के पास लिस्ट है उसके बदले एक नई लिस्ट तैयार कीजिए। लेकिन ये ऑफिशियल लिस्ट है। अगर आप लिस्ट बदलवाना भी चाहते हैं तो भी ऑफिशियल सर्कुलर्स तैयार करवाने पड़ेंगे, नए सिरे से अनाउंसमेंट्स करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। आपके पास में जो लिस्ट है उसे कूड़े में फेंक दीजिए और एक नई लिस्ट तैयार कीजिए। इस काम में ब्रिजेश्वर लाल और कमलेश जी आपकी मदद करें। सॉरी सर, मैं आपके कहने से लिस्ट नहीं बदल सकती। ये गलत है, गैर कानूनी है। मुझे भी ऐसे किसी घोटाले का हिस्सा नहीं बनना है। और मुझे भी। सॉरी। राम कुमार सैनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री BN सैनी का भतीजा, वो लिस्ट बदलना चाहता था। पर जाहिर सी बात है, सरकार की रजामंदी के बिना तो ये मुमकिन नहीं था। इसका मतलब ए लिस्ट जिसे राकेश मोहन ने अदालत में इस दावे के साथ पेश किया कि वो फर्जी है, दरअसल वही जेन्युइन लिस्ट है। जी हाँ, आई एम क्वाइट श्योर। सर, इस केस की जांच अभी शुरुआती स्तर पे ही है, लेकिन इसी दौरान हमारे सामने कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें आई हैं। मिस्टर राकेश मोहन ने
जिस ए लिस्ट को इस दावे के साथ अदालत में पेश किया कि वो फेक है, सर दरअसल वही लिस्ट ओरिजिनल है और हमें पूरा शक है कि जिस बी लिस्ट को वो जेन्युइन कह रहे हैं वो लिस्ट फेक है। तो फिर वो अदालत और जांच एजेंसियों को क्यों गुमराह कर रहा है? सर ये केस जैसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, ये उससे भी काफी बड़ा स्कैम है। अब इस पूरे स्कैम में राकेश मोहन का क्या मकसद है इस बारे में हम जान नहीं पाएंगे, लेकिन वो बेदाग नहीं है और ना ही कोई विसल ब्लोअर है। सर हमारा ये मानना है कि राकेश मोहन भी इस घोटाले में बराबर का भागीदार है। सर ये आपसी अनबन का मामला लगता है। आपको शक है इसमें कुछ ऊपर के लेवल के लोग भी शामिल हैं? जी सर, राम कुमार सैनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर थोड़ी गहराई से जांच की जाए तो हो सकता है सर कि श्री BN सैनी भी इस घोटाले में शामिल है। चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। आप अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर मोहन, आपका दावा है कि ए लिस्ट फेक है। एकदम झूठ। बल्कि बी लिस्ट, जिसे आप कब से जेन्युइन कह रहे हैं, वो फेक है, उसके साथ छेड़खानी की गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जो कहा है वो सच कहा है। आप ही का कहना है मिस्टर मोहन कि आपने 16 सितंबर 2000 को सील बंद अलमारी खोलकर उसमें से असल लिस्ट यानी कि बी लिस्ट उसे रिलीज किया। ठीक कह रहा हूं ना? यस। झूठ मिस्टर मोहन। सील बंद अलमारी जिसे आपके डायरेक्टर बनने से पहले गीता सिकंद ऑलरेडी सील कर चुकी थी। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या। 16 सितंबर 2000 से पहले ही छेड़खानी की जा चुकी थी। बहुत ही सावधानी से आपने अलमारी को डीसील किया, उसमें से ओरिजिनल ए लिस्ट को बाहर निकाला और उसे फेक बी लिस्ट से बदल दिया। फिर सबके सामने आपने दोबारा डीसील करने का नाटक किया और उस फेक बी लिस्ट को आपने न्यूज़पेपर में रिलीज कर दिया। नो नॉनसेंस। क्या सबूत है आपके पास? आप ही का दावा है मिस्टर मोहन कि ओरिजिनल लिस्ट अलमारी में सील बंद थी, वो लिस्ट जो दिसंबर 1999 में बनी थी। यस। रिजल्ट्स मेरे ज्वाइन करने से पहले ही बन चुके थे। आपके ज्वाइन करने से काफी पहले रिजल्ट्स बन चुके थे और सील भी हो चुके थे। वो रिजल्ट, वो ए लिस्ट जिसे दिसंबर 1999 में RNS कंप्यूटर्स ने कंपाइल किया था, जिसे बहुत ही सावधानी से आपने सितंबर 2000 में बी लिस्ट जो कि फेक है उससे बदल दिया, जिसे SLL कंप्यूटर्स ने सितंबर 2000 में बनाया था। आपने अदालत के सामने सफेद झूठ बोला मिस्टर मोहन। आप भी उसी सांठगांठ का हिस्सा है मिस्टर मोहन जो इस लिस्ट को बदलने में इंटरेस्टेड थे। जाहिर सी बात है 2200 टीचर्स। आपसे पहले यही काम गीता सिकंद से भी करने के लिए कहा गया था। उन्हें रिश्वत पेश की गई थी। जब उन्होंने मना किया तो उनका तबादला करवा दिया गया और फिर आपको बुलाया गया वही काम करने के लिए जो अब तक नहीं हुआ था। डोंट वरी मिस्टर मोहन, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। जी हाँ, मैंने ट्रांसफर की मांग की क्योंकि मैं वो नहीं कर सकती थी जो वो चाहते थे। ब्रिजेश्वर लाल, कमलेश सिंह और राम कुमार सैनी से मिलने के अगले ही दिन मुझे रिश्वत ऑफर की गई। सॉरी सर, मैं आपके कहने से लिस्ट नहीं बदल सकती। ये गलत है, गैर कानूनी है। मुझे भी ऐसे किसी घोटाले का हिस्सा नहीं बनना है। और मुझे भी। सॉरी। मैं सब संभाल लूंगा। हेलो। गीता जी, सरकार के आदेश को ना मानना अच्छी बात नहीं होती। ये तो राज्य की जनता के खिलाफ है, घोटाला है ये।
मैं किसी घोटाले का हिस्सा नहीं बनना चाहती। देखिए गीता जी, बहुत पैसा है। चलिए मैं आपको सीधा ऑफर देता हूं, 4%। जरा सोचिए, हिसाब लगाइए। लेकिन मैं अपने जमीर को नहीं बेच सकती। मैंने डिटेल में इस रिक्रूटमेंट स्कीम को समझा है और पता चला कि इसकी तो शुरुआत ही घोटाले के इरादे से की गई थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। गीता जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं जो कब से मुझे परेशान कर रही है। जहां तक मेरी नॉलेज है, टीचर्स के रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सर्विस सिलेक्शन कमेटी के पास होती है, लेकिन इस मामले में यह जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को क्यों दे दी गई? कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत तो यहीं से हुई, सितंबर 1999 से, जब रिक्रूटमेंट को डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के हवाले कर दिया गया। पांच सितंबर हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है उन लोगों के सम्मान में जो बुद्धि का निर्माण करते हैं, भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। नॉर्थ इंडिया के एक स्टेट में सितंबर 1999 में एक हाई लेवल मीटिंग में इस घोटाले की साजिश रची गई। हम सबको जनता के हितों का ध्यान रखना है, हमारे विचारों में कितना भी अंतर क्यों ना हो। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राज्य में टीचर्स की बहुत कमी है। मुझे आशा है कि आप सब हमारी इस बात से सहमत होंगे। राज्य के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 2200 टीचर्स की कमी है। मेरा यह मानना है कि जो संस्थान अभी तक सरकारी स्कूलों के टीचर्स की नियुक्ति करता आया है, वो इतनी भारी संख्या में टीचर्स की नियुक्ति करने में असमर्थ रहेगा और टीचर्स की नियुक्ति में विलंब ना हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पूरे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सौंप देना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी उम्मीदवारों को छांटेगी, इंटरव्यू करेगी और उनमें से सिलेक्ट करेगी। हमारा प्रस्ताव है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट को व्यवहारिक तौर पे डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अधीन किया जाए, जिससे कि सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की टीचर्स की कमी जल्द से जल्द पूरी की जा सके। यह बेहतर और प्रभावशाली शासन की तरफ एक और कदम होगा। इस प्रस्ताव को हमारा समर्थन प्राप्त है। आप लोगों को क्या कहना है? इश्तिहार दिए गए। दिसंबर 1999 के पहले और दूसरे हफ्ते में इंटरव्यूज हुए। मिस्टर मनोहर पांडे, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की कड़ी निगरानी में ये रिजल्ट्स तैयार किए गए, जिन्हें आरएनएस कंप्यूटर्स ने कंपाइल किए। आप जा चुके हैं वहां। और जब आपका तबादला हुआ तब आपने इन ओरिजिनल रिजल्ट्स को सील बंद कर दिया था। आई मीन लिस्ट ए को, राइट? यस। देवेंद्र जी, 5 मीटर का एक लाल कपड़ा मंगवाइए। जी मैडम। देवेंद्र जी, जी चाबी आपको सौंप के जा रही हूँ। ये रिजल्ट्स जितनी जल्दी हो सके छपवा दीजिएगा, हाँ? और मेरे बाद जो डायरेक्टर आएंगे उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैम मैं चलूं? जी। गीता जी, मुझे आपके स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। श्योर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं तो डायरेक्टरेट एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। बहुत से डायरेक्टर्स आते जाते हैं। हमारा काम तो सीनियर्स के आदेश का पालन करना है। तो फिर बताइए मिस्टर देवेंद्र, कौन कौन से आदेशों का पालन किया? मिस्टर मोहन, आपने ओरिजिनल ए लिस्ट की फेरबदल में कोई कसर नहीं छोड़ी। धोखा हुआ आपको, गुमराह किया किसी ने। देखते हैं आप हमें कब तक धोखा दे सकते हैं।
मिस्टर देवेंद्र सिंह, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर हम सबको बताएं कि गीता सिकंद ने जिस अलमारी में ओरिजिनल ए लिस्ट को सील बंद करके रखा था, वो कब और कैसे तोड़ी गई, फिर कैसे उसे दोबारा सील बंद किया गया और दोबारा सील खोलने का नाटक किया गया। सर, इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स हैं। मुझे देखना है। चाबी किसके पास है? जी मेरे पास है, दे लीजिए। देवेंद्र, मुकेश, बंडल्स को लेके स्टेट गेस्ट हाउस जाओ और मेरा इंतजार करो। हमें नए कैंडिडेट की लिस्ट से टैली करना। ऑलराइट सर। मिस्टर राकेश मोहन, ये सब 25 अगस्त 2000 को हुआ। कमेटी के सामने आपके सील तोड़ने की नौटंकी से बहुत पहले। मिस्टर राकेश मोहन, मैं चाहता हूं कि आप ही सब कुछ समझा दें। ऑनेस्टली इसी सारे स्कैम को तो मैं देश की जनता के सामने लाना चाहता था। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप भी इस स्कैम में बराबर के भागीदार हैं। इसीलिए मुझे आपसे ऑनेस्ट जवाब चाहिए। क्या बी लिस्ट फेक, मैनिपुलेटेड नहीं है? क्या सरकार में बैठे कुछ लोगों के इशारे पर आपने ओरिजिनल लिस्ट को बदल नहीं दिया? मैंने जुलाई 2000 को डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का पद संभाला। ज्वाइन करते ही मेरी पहली मीटिंग श्री B.N. सैनी से हुई। राकेश, आपको पता है क्या करना है? जी, जो रिजल्ट्स गीता सिकंद ने सील बंद किए हैं उन्हें अलमारी से निकालना है। ब्लो टॉर्च से कबाड़ का पिछला हिस्सा तोड़ सकते हैं? नहीं, उससे निशान छूट जाएंगे। तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं सावधानी से सील खोलूंगा और फिर वापस बंद कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। रिजल्ट्स बदलना मत भूलना। रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके ये काम होना है, इसलिए कि हमें परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने हैं। यस सर। ये ब्रजेश्वर और कमलेश नई लिस्ट बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। पुरानी लिस्ट निकालें। हमारी पसंद की नई लिस्ट बनवाओ और डिस्ट्रिक्ट कमेटी से बैक डेट पर साइन करें। हो जाएगा। और फिर आपने 25 अगस्त 2000 को ओरिजिनल लिस्ट निकाल ली, आई मीन ए लिस्ट। फिर आपने फेक रिजल्ट्स यानी कि बी लिस्ट को सील कर दिया। जी। मैंने फिर से अलमारी की सील तोड़ी और नई लिस्ट को 16 सितंबर 2000 को रिलीज कर दिया। अश्विन जी, नारायण जी, मनोज जी, राजेश जी, ये मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता मुझ पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी का इल्जाम लगे। मिस्टर मोहन, लिस्ट फेक थी, इसके बारे में देवेंद्र सिंह और मुकेश शास्त्री को तो पहले से ही मालूम था। पर क्या बाकी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स जैसे कि अश्विन हरजाई, मनोज लालवानी, राजेश गुप्ता, नारायण खेमका
क्या ये चारों भी जानते थे कि लिस्ट फेक है? जी उन्हें पता था, उन्होंने लिस्ट तैयार की थी और उस पर साइन भी किया था। एक घोटाला जिसका षड्यंत्र 1999 में रचा गया, जो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 डायरेक्टर्स मनोहर पांडे और गीता सिकंद के दौरान अंजाम तक नहीं पहुंच सका, उसे राकेश मोहन ने कर दिखाया। राकेश मोहन जो पहले विसल ब्लोअर बनकर सामने आया, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वो भी इस जुर्म में भागीदार है। और हैरत अंगेज बात यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग इस बात को जानते थे और इस घोटाले में उनकी मिलीभगत थी। मैं क्या कर सकता हूं? ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं। मैं तो डिस्ट्रिक्ट हेड हूं, मुझे दिल्ली बुलाया गया। सर मानता नहीं तो मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे दिल्ली बुला लिया गया। मैंने मना कर दिया था, फिर मुझे डराया गया, धमकाया गया। फिर बात जब घर परिवार के खतरे की आ गई तो हम मजबूर हो गए, हमें दिल्ली जाना पड़ा। देखिए जी, मैं तो हमेशा से अपना काम ईमानदारी से ही करता आया हूं, सीधा साधा कर्मचारी हूं मैं तो। लेकिन जब ताकतवर लोगों का दबाव पड़ता है, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ती है, तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। फिर मुझे जाना पड़ा। मिस्टर मोहन, 2 सितंबर 2000 दिल्ली के स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई थी। जी। बस वो लोग आते ही होंगे। हमें केयरफुली मामले को हैंडल करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो जो करना होगा वो करना होगा। लेकिन ये लिस्ट तो दिसंबर 1999 में ही तय की जा चुकी है। नई लिस्ट बनानी है। क्यों? आप नई लिस्ट बनाए, सवाल मत करें। लेकिन क्यों? ऊपर से ऑर्डर है, फिर से बनानी है। हम लोग आपको नई लिस्ट देंगे उसके मुताबिक। नहीं नहीं, ये तो घोटालेबाजी है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ करूं? ये लिस्ट योग्यता के आधार पर बनी उन टीचरों की लिस्ट है जिन्हें हमारे बच्चों को पढ़ाना है। हमें आपका प्रवचन नहीं सुनना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे हिसाब से लिस्ट बनाएं और उस पर दस्तखत करें, बस। मैं मना कर दूं तो देखिए, आप घर परिवार वाले हैं, आपकी पत्नी टीचर हैं, आपकी बहू भी टीचर है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आप ऊपर से आए हुए ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे हैं। आपकी सारी सुविधाएं, आपकी ग्रेचुइटी रोक दी जा सकती है। आपका ट्रांसफर किसी अनजाने से इलाके में कर दिया जा सकता है, वो भी तरीके से, नियमों के अंदर। आप अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफें बढ़ाना चाहते हैं या हमारा साथ देना चाहते हैं, वक्त के साथ चलना चाहते हैं? तो इसका मतलब ऑथोराइज बॉडी से रिक्रूटमेंट को निकालकर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में लाने का खेल खेला गया था, वो इसी घोटाले को अंजाम देने के लिए किया गया। आप जो भी सोचना चाहें सोचें, सोच सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपके पास एक ही चीज है, लिस्ट बदलें और साइन करें। अब यूं फालतू में कोई किसी परिवार को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? नहीं, आप इस ईमानदारी और सच्चाई के बोझ से
अपने आप को परेशान मत कीजिए। देखिए, कोई भी टीचर आए, बच्चों को पढ़ाएंगे तो वही चीज, इससे बच्चों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप इस बात को मानने से इनकार कर दें तो आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। आपकी जिंदगी का ये जो खूबसूरत बगीचा है वो उजड़ के बंजर जमीन बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता था कि ये अनएथिकल है, अनफेयर, अन्याय है ये। सर, आप तो जानते ही हो पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है। आप इसके खिलाफ कैसे, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। मिस्टर मोहन, आप अदालत में गलत आरोप के साथ पेश हुए। आपने ओरिजिनल लिस्ट यानी कि ए लिस्ट के फेक होने का दावा किया। इस पूरे षड्यंत्र के बारे में आप शुरू से सब कुछ जानते थे, और तो आप खुद इस षड्यंत्र में शामिल थे। आपको क्या लगा था मिस्टर मोहन कि ये बी लिस्ट, फेक लिस्ट, आप जिसके जेन्युइन होने का शुरू से दावा कर रहे हैं, ये हमारी नजरों से चूक जाएगी? लानत है आप पे मिस्टर मोहन, और सब पे जो इसमें इन्वॉल्व है। आप लोगों ने एक बहुत ही संगीन जुर्म किया है। और मिस्टर मोहन, ये है हर जिले की वैकेंसी लिस्ट। विज्ञापन में हर जिले की नंबर ऑफ वैकेंसीज साफ साफ लिखी हुई हैं, और आपके आकाओं और साजिश करने वालों ने अपने मन मुताबिक रिक्रूटमेंट की संख्या ही बदल दी। आपको कुछ और सुनाना है। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज 161, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स सिर्फ 96। डिस्ट्रिक्ट 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज 210, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स 171। डिस्ट्रिक्ट 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज 292, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स 335। और डिस्ट्रिक्ट 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 मिस्टर मोहन, लेकिन नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स 312। मिस्टर मोहन, ये डिस्ट्रिक्ट 4 श्री बीएन सैनी के भतीजे राम कुमार सैनी की ही तो कॉन्स्टिट्यूंसी है। I mean, वो यही के तो सांसद है ना। Am I right, मिस्टर मोहन, और नॉट? हेलो राकेश, काम हुआ कि नहीं? जी सर, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य तो मान गए। गुड। अब एक नई लिस्ट बनाओ और उसे इसी महीने रिलीज करो। ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। जी सर। और वो ओरिजिनल लिस्ट का क्या हुआ? सर, वो मैंने अलमारी से निकाल ली है, मेरे पास ही पड़ी है। गुड। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, काम जल्दी करो। मिस्टर मोहन, मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या होगा। हुआ दरअसल ये कि आपकी सरकार से अनबन हो गई, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए, उसमें सरकार ने आपका बचाव नहीं किया। दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपको फेंक दिया मिस्टर मोहन। फिर आपने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसीलिए आपके पास जो ओरिजिनल ए लिस्ट पड़ी थी, आपने उसे कोर्ट में पेश कर दिया ताकि आप उसे फेक साबित कर सकें और सरकार से बदला ले सकें। मैं सच को सामने लाना चाहता हूं। नहीं मिस्टर मोहन, आप सच को छुपाना चाहते थे, अपने कुकर्म छुपाना चाहते थे, अपने आप को बचाना चाहते थे मिस्टर मोहन। आप कोई जनता के लिए लड़ने वाले विसल ब्लोअर नहीं है मिस्टर मोहन। आपने जो कुछ किया अपने मकसद को छुपाने के लिए किया। नतीजा क्या हुआ? आपका भी भांडा फूटा और आपकी सरकार का भी। जांच सन 2003 में शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 तक जांच करती रही और राज्य के हर जिले में घोटाले के छोटे से छोटे पहलू को खोजती रही। और फिर 2008 में एक विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की गई। योर ऑनर, हमने अपनी जांच में पाया कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत ऊपर से ही हुई है। I mean, श्री बीएन सैनी के दफ्तर से। उन्हीं के भतीजे श्री राम कुमार सैनी, उनके पर्सनल कंसल्टेंट, ऑफिस इंचार्ज समेत तकरीबन 40 अधिकारियों के खिलाफ हमने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420, 467, 468, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 विद सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 Prevention of Corruption Act under 1998. That's all, Your Honor.
जो भी कदम उठाए गए उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना था। और जो मेरे ऊपर ये आरोप लगे हैं वो मेरे विरोधियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले मेरे इस पक्ष को ध्यान में रखा जाए। अदालत इस बारे में विचार करेगी। और उनके भतीजे राम कुमार सैनी के समर्थक और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने अदालत का पूरा रास्ता जाम कर दिया है। ये स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। पुलिस को वाटर कैनन और लाठी चार्ज का भी सहारा लेना पड़ रहा है। ये लोग बीएन सैनी की सजा के लिए विरोध कर रहे हैं, जिन्हें आज ही एक अदालत में कई उच्च अधिकारी और उनके भतीजे राम कुमार सैनी के साथ दोषी पाया गया है। श्री बीएन सैनी, उनके भतीजे राम कुमार सैनी और उनके पर्सनल कंसल्टेंट श्री कमलेश सिंह, इन तीनों के काबिल वकील का कहना है कि इस केस के दायर होने की वजह से इन तीनों के राजनीतिक करियर को बहुत नुकसान पहुंचा है। वकील का आगे कहना है कि इनकी ऐसी बेइज्जती हुई कि ये समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस केस की गंभीरता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी साजिश ने इस राज्य के सारे जिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस केस की गंभीरता और भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारा संविधान जो भारत के हर नागरिक को रोजगार के समान अवसरों की गारंटी देता है, उसका इस साजिश में बड़ी बेशर्मी के साथ उल्लंघन हुआ था। और जहां तक श्री राकेश मोहन का ताल्लुक है, ये अपने आप को विसल ब्लोअर कहते हैं, इसलिए इन्होंने सजा में थोड़ी नरमी की दरख्वास्त की। मैं यहां पर यह बात रखना चाहूंगा कि पूरी सुनवाई के दौरान इनका यही प्रयास रहा कि इनका इस अपराध में कोई हिस्सा नहीं है। प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट यह साबित कर चुका है कि मिस्टर राकेश मोहन पूरी तरह से इस घोटाले में शामिल थे और इन्होंने ही जाली परिणामों वाली लिस्ट को रिलीज किया। इस केस के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक इनका असली और नकली लिस्ट के बारे में एक ही स्टेटमेंट रहा है। इसीलिए इस अदालत के पास सिवाय इसके और कोई विकल्प नहीं रह जाता कि इन्हें भी बाकी दोषियों की तरह एक ही नजर से देखा जाए जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। मैं श्री बीएन सैनी और श्री राकेश मोहन को सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता हूं। 120B रेड विद सेक्शन 418, 467, 471 रेड विद सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोनों ही दोषियों को 10 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। मैं श्री राम कुमार सैनी, श्री ब्रजेश्वर लाल, श्री कमलेश सिंह को 122B रेड विद सेक्शन 418, 467, 471 रेड विद सेक्शन 418, 467, 471 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 10 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता हूं। पाठशालाएं ज्ञान के मंदिर, शिक्षक ज्ञान के सागर, बुद्धि के रचयिता, भविष्य के निर्माता। लगभग 40 से कुछ ज्यादा लोगों को राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचर्स घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अलग अलग सजा सुनाई गई। जब उनके वकील ने तर्क दिया और कहा कि जाली परिणामों पर दस्तखत करने की वजह दबाव और परिवार को मिली धमकियां थी, तो माननीय न्यायाधीश ने एक बेहद ही संतुलित नजरिया रखा। अदालत में पेश हुए पुख्ता सबूत ये बताते हैं कि आरोपी बेहद दबाव में थे, इसलिए उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जबकि इंसान के एक तरफ कुआं होता है और दूसरी तरफ खाई। लेकिन यहां पर हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये सभी लोग अपने अपने जिलों के उच्च स्तरीय शिक्षा अधिकारी थे। ये बहुत ही तजुर्बेकार थे। ये सरकारी अफसर थे जिन्हें बिना भय और पक्षपात के अपना कार्य करते हुए किसी भी कीमत पर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संविधान के प्रति निष्ठा की परीक्षा का समय अक्सर आता रहता है। अगर एक सरकारी मुलाजिम इस परीक्षा में विफल होता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।
ये एक वन ऑफ इट्स काइंड केस है जहां एक भूतपूर्व मंत्री को एक विशेष अदालत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी पाती है। फिलहाल इस केस में ऊपरी अदालत में अपील की गई है जिसका फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन ये केस जो सबसे खास बात सामने लेकर आया है वो ये है कि इंसाफ होता है। भ्रष्टाचारी कभी छूट नहीं सकता अगर कानून और न्याय व्यवस्था निष्पक्ष रहे, कठोर रहे, बामकसद रहे, जैसा कि इस केस में रही। इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े किए, जैसे कि इस जाली लिस्ट से अपॉइंटेड टीचर्स का क्या किया जाए। क्या उन्हें हटाकर नए इंटरव्यूज कराए जाएं और नए टीचर्स बहाल हों? तो फिर सरकारी पदों में हो रहे बाकी ढेरों सिलेक्शंस का क्या उनमें कोई घोटाला नहीं है, कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है? कब ये राजनेता देश विकास के मसलों में अपनी दखलंदाजी बंद करेंगे? ये वही नेता हैं जो उन चुनावों में जीतकर सत्ता हासिल करते हैं जहां हम सामान्य नागरिक वोट डालते हैं। इस केस में सजा के फैसले के अलावा एक और मुद्दा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें एक नागरिक के तौर पर हमेशा जागरूक, समझदार और अपने इरादों में मजबूत रहना है कि हम किसे अपने ऊपर सत्ता में बिठाना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।